फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य हिंदी की PYQ सीरीज क्लास 11, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करते जा रहे हैं और व्याकरण के नियमों को जानते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ हमें रिक्त स्थान दिया गया है, इसके लिए जो सबसे उचित विकल्प है उसका चुनाव हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर लिखा है कलकत्ते में एक डैश टकसाल है। ठीक है, टकसाल शब्द अभी पिछली PYQ में भी आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टकसाल का अर्थ होता है जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, वो स्थान जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं। ये लीगल स्थान है ना, लीगल ही होना चाहिए, क्योंकि जो है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ही जो है सिक्के बनाने का जिम्मा दिया जाता है। उस स्थान को कहा जाता है टकसाल। तो टकसाल एक पुल्लिंग शब्द है। कैसे पता लगाया कि अधिकतर पुल्लिंग शब्दों के बीच में क्या होता है, अंत जो है अकारांत होता है। अकारांत मतलब अ से अंत होते हैं, तो ये भी आ से ही अंत हो रहा है, ल जमा अ। ठीक है, अगर स्त्रीलिंग होता तो अधिकतर स्त्रीलिंग शब्दों में आ की मात्रा लगी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अकारांत है यानी आ से अंत हो रहा है, तो ये पुल्लिंग शब्द होगा। अब यहाँ पर तगड़ा सा तो हम किसी हट्टे खट्टे के इस्तेमाल करते हैं, बड़ी सी होगा नहीं क्योंकि ये स्त्रीलिंग के लिए है। ठीक है, पैसे की टकसाल यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि टकसाल तो खुद ही वो स्थान है जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं। तो सही विकल्प बनता है हमारा बड़ा सा। अगला है गुरु वर्ण की कितनी मात्राएं गिनी जाती हैं। तो जब हम छंद या जो छंद पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर मात्राओं की गिनती की जाती है और उनके अनुसार छंदों के नाम जो है हमारे सुझाए गए। तो गुरु वर्ण क्या होता है कि जहां पर दीर्घ स्वर की मात्रा लगी हो। ठीक है, दीर्घ स्वर की मात्रा लगी हो उन्हें हम क्या कहते हैं, गुरु वर्ण कहते हैं। जैसे अगर मैंने क लिखा है, अगर मैं इस पर बड़ा ऊ लगा रही हूं तो ये क्या बन जाएगा, गुरु वर्ण बन जाएगा। गुरु शब्द का अपना अर्थ ही क्या है, बड़ा। ठीक है, क्या अर्थ है, बड़ा। वैसे ये अनेकार्थक शब्द है, इसका एक अर्थ हथौड़ा भी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दो। गुरु वर्ण में कितनी मात्राएं होती हैं, दो। दो से अधिक मात्रा तो किसी भी शब्द वर्ण में नहीं लग पाती है। अगला प्रश्न है उचित शब्द चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आप पधारिए और डैश ग्रहण कीजिए, कि आप आइए और क्या ग्रहण कीजिए। या तो होता है स्थान ग्रहण कीजिए, ठीक है, लेकिन स्थान का विकल्प तो यहाँ पर नहीं है। इसके बाद है आसन। आसन किसका पर्यायवाची लिया जाता है, स्थान का, कि अपने स्थान पर बैठ जाए। दूसरा आसन्न का अर्थ होता है एडजेसेंट, जिसे आप बोलते हैं कि बिल्कुल साथ वाला। वरदान तो एक कह सकते हैं देवताओं से प्राप्त, जब कोई तपस्या करता है जो फल प्राप्त होता है उसे वरदान कहते हैं। व्यास हमारा अंग्रेजी का डायमीटर है, जिसे जैसे रेडियस होता है उसी का डबल जो है व्यास क्या है, डायमीटर। व्यास एक नदी का नाम भी है। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या बन जाता है, आसन बन जाता है। आसन हम लगाते भी है ना, जैसे अपने घर में आसन बिछाकर बैठ गए, तो आसन ग्रहण कीजिए यानी कि अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अगला है निम्नलिखित में से उचित क्रम में व्यवस्थित वाक्य का चयन करें। अब देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि अटपटे वाक्यों में हमें क्रिया देखनी होती है कि अंत में क्रिया हो, चारों में क्रिया। अब यहाँ पर क्या बन जाता है, उद्देश्य सही स्थान पर हो, हमें चारों ही देखने होंगे, है ना। यहाँ पर लिखा है एक पत्र पत्रिकाएं अनेक कलकत्ता ही है जहां से प्रकाशित होती है। तो कहीं से भी ये अर्थपूर्ण वाक्य नहीं लग रहा। एक कलकत्ता ही है जहां से अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती है, ये थोड़ा समझने में आ रहा है। अनेक पत्र पत्रिकाएं कलकत्ता ही है एक जहां से, तो ये भी अटपटा लग रहा है। एक जहां से अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं कलकत्ता ही है, तो ये भी गलत लग रहा है। तो सही उत्तर क्या है, एक कलकत्ता ही ऐसा स्थान है जहां से अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। और ये वैसे भी ये सत्य कथन है, क्योंकि आरंभ में जो है कलकत्ता ही एक ऐसा स्थान था जहां से जो है बहुत सी पत्र पत्रिकाएं निकाली गई थी। अगला है उचित शब्द चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आप जो कुछ पढ़े उसको डैश का अभ्यास करें। अभ्यास का अर्थ क्या होता है, प्रैक्टिस करना, कि आप जो कुछ भी पढ़े उसको डैश का अभ्यास करें। अब यहाँ पर विकल्प देखते हैं, उसको विस्मृति का प्रयास करें। विस्मृति का अर्थ होता है भूलना, स्मृति का उल्टा है। ठीक है, इसी स्मृति का उल्टा है। आप जो कुछ पढ़े उसको स्मृति करें। स्मृति यहाँ पर क्या है, एक याद है, हमारी पिछली घटित घटनाओं की याद को स्मृति बोलते हैं। तो ये रटने वाला याद नहीं है,
ये लर्न करने वाला याद नहीं है, ये क्या है, पुरानी घटनाओं को याद करने की क्रिया। रटना वैसे भी एक अच्छी क्रिया नहीं है कि आप जो कुछ पढ़े उसको रटने का अभ्यास करें, रटने का अभ्यास नहीं किया जाता। हाँ, लिखने की प्रैक्टिस जरूर की जाती है, लिखने का अभ्यास जरूर किया जाता है, तो ये विकल्प हमारा सही बन जाता है। अगला है कि फूले का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार को पहचाने। तो हमें यहाँ पर अलंकार बताना है कि कौन सा है। पहले इस पंक्ति का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि फूले कास, कास जो है एक प्रकार की घास है जिस पर फूल आते हैं। फूले कास मतलब कास पर फूल आना, जिस पर फूल आते हैं। सकल मही छाई, सकल मही छाई का अर्थ क्या होता है? सकल मतलब पूरी, मही मतलब होता है धरती, मही का अर्थ होता है धरती, ठीक है। छाई, पूरी धरती पर क्या छा जाता है कि फूले का सकल में ही छाई, पूरी धरती पर छा जाता है क्या? जनु बरसा रिकट प्रकट बुढ़ाई, की मानो कि अब वर्षा ऋतु चली गई है, अब बूढ़ी हो गई है वर्षा ऋतु। कास के फूल कब चमकते हैं, कब निकलते हैं? जब वर्षा ऋतु होती है। वर्षा ऋतु बूढ़ी होने के बाद कौन सी ऋतु आती है? तब ऋतु आती है हमारी शरद ऋतु। शरद ऋतु मतलब जैसे पतझड़ की ऋतु आती है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु क्या है? बूढ़ी हो गई है। बूढ़े होने पर क्या होता है? व्यक्ति चला जाता है, उसका जो है कह सकते हैं उसका मान सम्मान या जो भी उसका जो अस्तित्व है वो खत्म होने वाला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? फूले कास सकल मही छाई, कि कास के फूल लगते ही सकल मही, मही मतलब धरती पर छा गया शरद ऋतु, और जनु जानो कि वर्षा ऋतु बूढ़ी हो गई है। जनु यानी जानो। तो यहाँ पर ऐसे अलंकार जहां पर मानो, जनु, जानो ये लिखा हो, ठीक है, या मनो लिखा हो, मनु लिखा हो, तो वो कौन से अलंकार होते हैं? हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से अलंकार होते हैं? उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित वाक्य में उस प्रथम अंश संख्या 1 के रूप में दिया गया है, शेष अंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर एक स्टार्टिंग का जो है हमें दे दिया गया कि केकई का चरित्र, चरित्र मतलब कैरेक्टर। अब बाकी इसी को पूरा करने वाले वाक्य हैं जो जम्बल्ड सेंटेंसेस है। केकई का चरित्र एक ऐसी नारी का चरित्र है, विकसित हुआ है आघात प्रतिघात के बीच जो परिस्थितियों के। तो यहाँ पर क्या है? केकई का चरित्र एक ऐसी नारी का चरित्र है, का पहले आएगा, ठीक है, और जो परिस्थितियों के आघात प्रतिघात के बीच विकसित हुआ है। का जो है इसमें पहले दिखाई दे रहा था, तो मैंने आगे देखा ही नहीं क्योंकि और कोई विकल्प बन नहीं रहा था। तो क के बाद आता है हमारा यहाँ पर ख, घ, घ के बाद ग, ग के बाद ख, ठीक है। तो हमारा दूसरा विकल्प यहाँ सही बन जाता है। अगला है दोबारा से वाक्य विन्यास का प्रश्न, जहाँ पे वाक्य के शब्दों का क्रम या पदों का क्रम उचित हो। वह लड़का लौट गया अपने घर जिसे पुरस्कार मिला। यहाँ पर उचित विकल्प हमें ढूंढना है। वह लड़का, यहाँ पर देखो फिर से क्रिया नहीं है अंत में, पहला और तीसरे में, तो ये विकल्प तो नहीं बन सकते हैं, ठीक है। बचा दूसरा और चौथा। वह लड़का जिसे पुरस्कार मिला अपने घर लौट गया, सुनने में सही लग रहा है। वह लड़का अपने घर लौट गया जिसे पुरस्कार मिला, यहाँ से अर्थ समझ आ रहा है लेकिन बात स्पष्ट नहीं है क्योंकि मुख्य क्रिया यहाँ पर घर लौटने की है, ठीक है। यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, पुरस्कार मिला, लौट गया, लेकिन लौट गया मुख्य क्रिया है जिससे वाक्य के अंत में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प हमारा सही बनता है क्योंकि पुरस्कार मिला पहली क्रिया है और मुख्य क्रिया भी क्या हो रही है कि वह घर लौट गया। अगला प्रश्न है, वह पैर से सिर तक भ्रष्टाचार में डूबा है, ठीक है। यहाँ पर इस वाक्य में रेखांकित अंश को सर्वोत्तम विकल्प से प्रतिस्थापित करना है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द है पैर से सिर तक। इसे हम नक्षिक भी कहते हैं, नाखून से जो है सिर तक, इसको नक्षिक भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है आकंठ, आ एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है से, ठीक है, जैसे गले से, ठीक है, क्या है? गले से, कंठ से या कंठ तक, ठीक है, कंठ तक। का पालक का अर्थ क्या होता है? जो खोपड़ी, पालक का पाली, का पाले, कैसे खोपड़ी से संबंधित है, यानी कि हमारी जो खोपड़ी है स्केलेटन में उससे संबंधित है। नतमस्तक, नत मतलब झुका हुआ, ठीक है, झुका हुआ, झुका हुआ
मस्तक। तो झुका हुआ मस्तक, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हम क्या होते हैं, नतमस्तक होते हैं। आपाद मस्तक, ठीक है, पाद मतलब पैर, ठीक है, मस्तक मतलब सिर, ठीक है, पैर से सिर तक, क्या होगा, पैर से सिर तक। तो ये विकल्प हमारा सही बन जाता है। अगला प्रश्न है, किन दो छंदों को मिलाने पर कुंडलिया छंद बनता है। तो यहाँ पर तो इसे आपको जो है कह सकते हैं, इसे लर्न ही करना पड़ेगा कि दो छंद कौन से हैं जिनको मिलाने पर हमारा जो है कुंडलिया छंद बनता है, वो क्या है, दोहा और रोला। अगला है, उपयुक्त शब्द का चयन करके वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। महात्मा गांधी ने युवकों को गांवों की ओर डैश किया। सन्मुख किया, सन्मुख मतलब गांवों के सामने कर दिया। प्रेरित किया, मोटिवेशन किया, तो यहाँ पर तो अर्थ नहीं बन रहा है। प्रेषित किया, प्रेषित क्या होता है, जो प्रार्थना करे, ठीक है, जो प्रार्थना करे उसे क्या बोलते हैं, प्रेषित करना। या भेजा हो किसी ने कुछ किसी के लिए, उसे भी क्या कहते हैं, प्रेषित करना। तो यहाँ पर क्या है, उन्मुख हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि उन्मुख का अर्थ क्या होता है, की ओर बढ़ाना, किसी की ओर इशारा करना, किसी की ओर बढ़ाना। अगला प्रश्न है, हमारा कयास है कि हम जीतेंगे, हमारा जोर है कि हम जीतेंगे। यहाँ पर इसमें से रेखांकित जो शब्द है, इसी का जो है विकल्प, इसी का पर्यायवाची हमें यहाँ पर लगाना है, ठीक है। कयास जो है एक अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अनुमान लगाना या कल्पना करना। तो यहाँ पर अब मैंने अर्थ बता ही दिया है, तो आपको सही जो विकल्प समझ आ रहा होगा कि हमारा अनुमान है कि हम जीतेंगे। जोर भी नहीं है इसका अर्थ, लक्ष्य भी नहीं है, प्रयास भी है। हालांकि यहाँ पर ये तीनों शब्द जो है सही बन सकते थे, लेकिन हमें कयास का जो है पर्यायवाची बनाना है। तो कयास का पर्यायवाची ही ढूंढना है हमें, जो क्या अर्थ है, अनुमान है। अगला है, छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनंद तू, आनंद सा ही चंद्र चमकला, ऊपर फिर नयन तू। अब ऐसे कई अलंकार हैं जिसमें हम दूसरों को उपमा देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि तुम चंद्रमा के समान हो, ठीक है, चंद्रमा के समान हो, एक बात। मैंने बोला तुम चंद्रमा हो, तो एक बात, ठीक है, ये अलंकार अलग हो गया, तुम चंद्रमा हो। ये रूपक अलंकार है कि चंद्रमा को मान ही लिया कि तुम चंद्रमा ही हो, सीधा सीधा आरोप लगा दिया। तुम चंद्रमा के समान हो, उपमा अलंकार हो गया, ठीक है। तुम चंद्रमा के मानो तुम चंद्रमा हो लगा दिया तो उत्प्रेक्षा हो गया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो छिपा रही घूंघट में सुंदरी, सुंदरी जो है घूंघट में छिपा रही है, क्या, क्या अपना आनंद तू, आनंद मतलब मुख या सिर, ठीक है, मुख या सिर, कि तुम अपना, सुंदरी तुम घूंघट में अपना आनंद क्या छिपा रही हो, आनंद सा ही चंद्र चमकला। यहाँ पर चंद्र की संज्ञा जो है आनंद को नहीं दी गई है, बल्कि आनंद को चंद्रमा बताया गया है, उल्टा कर दिया गया है। हम ये नहीं बोल रहे कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, हम कह रहे चंद्रमा तुम्हारे आनंद के समान है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होता है, ऐसी स्थिति में उत्प्रेक्षा का विपरीत अलंकार होता है, प्रतीप अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प बन जाता है। ठीक, इसके बाद जो है अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि उपयुक्त शब्द का चयन करके वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति नए साल पर कुछ ना कुछ संकल्प डैश है, सोचता है, सोचता नहीं है, देता है, देता नहीं है। संकल्प तो हमारे अंदर ही है। कहता है, कह के क्या करेगा, करता है या लेता है। दो यहाँ पर क्रियाएं सही बन सकती हैं, करता है या लेता है, ठीक है। तो ये दोनों हमें ध्यान रखने हैं। अगला है हमारा, यह विषय बहुत गूढ़ है। गूढ़ मतलब क्या होता है, कठिन, गहरा, ठीक। वाक्य के रेखांकित शब्द को किस विकल्प से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो अभी मैं अर्थ बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पर हमें इसका पर्यायवाची पढ़ना है। अगर सरल कहूँ तो नहीं है, क्योंकि गूढ़ मतलब क्या होता है, कठिन, गहरा, तो सरल तो नहीं है। उपयोगी है, नहीं। अश्लील तो बिल्कुल ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा विकल्प कठिन है, यह विषय बहुत कठिन है, ठीक। अगला है हमारा कॉम्प्रीहेंशन का प्रश्न। यदि वास्तव में हम भारतीय कृषक का सर्वांगीण, सर्वांगीण को हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल, ओवरऑल सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो सरकार के साथ साथ समाज को भी प्रयत्नशील होना पड़ेगा। कृषकों की रक्षा के लिए विद्यालय, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय, डाक सुविधा के लिए
डाकघर और शहरों से संपर्क रखने के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण करना होगा। कृषि की उन्नति के लिए अनेक प्रकार के खाद, नवीन यंत्र प्रदान करने होंगे। भिन्न भिन्न संस्थाओं तथा सरकार के द्वारा समय समय पर सामूहिक उन्नति के लिए प्रयोगशालाएं लगानी होंगी। यदि इन सब कार्यक्रमों को आरंभ कर दिया तो कोई कारण नहीं कि हमारा कृषक बेचारा कृषक कहलाए, यानी उन्नति हो जाएगी तो किसान किसान नहीं कहलाएगा, यानी कि उसकी भी उन्नति हो जाएगी। इस पर आधारित प्रश्न है कि गद्यांश में दिए गए उन्नति शब्द का पर्यायवाची बताइए। पतन का क्या अर्थ होता है? ह्रास होना, यानी कि कोई चीज नष्ट हो जाना। खोज का अर्थ क्या होता है? खोजना, ढूंढना। ठीक है, किसी चीज को ढूंढना, वो क्या होता है? खोज करना। शोध क्या होता है? एक्सपेरिमेंट करना। तो यहाँ पर क्या विकल्प बनेगा हमारा? प्रगति। क्या है? प्रगति का किसका पर्यायवाची? उन्नति का। अगला है गद्यांश का उचित शीर्षक निम्न विकल्पों में से क्या है? तो यहाँ पर सामूहिक उन्नति की बात नहीं की जा रही, केवल कृषकों की शिक्षा की बात नहीं की जा रही, कृषि की उन्नति की बात नहीं की जा रही, बल्कि भारतीय कृषक की बात की जा रही है कि उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, कि उसके लिए हमें क्या क्या काम करने चाहिए। अगला प्रश्न है कि किसानों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या करना होगा? प्रयोगशालाओं का निर्माण, व्यापार का विकास, डाक, शिक्षा, स्वास्थ्य, डाक, सड़क, खाद, बीज का प्रबंध, संस्थाओं का निर्माण। तो गद्यांश के अनुसार हमें उत्तर देना है। तो तीसरे विकल्प में हमें सारी चीजें बताई गई हैं, तो यही विकल्प हमारा सही बनता है। अगला है गद्यांश में दिए गए निर्माण शब्द का विलोम बताना है। निर्माण का विलोम, निर्माण का अर्थ क्या होता है? कोई चीज बनाना। ठीक। प्रारब्ध, प्रारंभ मतलब क्या होता है? नियम होना। निर्मल मतलब जो मल रहित हो, यानी कि जो स्वच्छ हो। सृजन मतलब क्या होता है? रचना। लेकिन ध्वंस का अर्थ क्या होता है? नष्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाता है। गद्यांश में दिए गए सर्वांगीण शब्द का अर्थ है, अभी आपको मैंने बताया था, अविकसित बिल्कुल नहीं, अधिकतम नहीं, संपूर्ण ओवरऑल इसको दर्शाता है, तो ये हो सकता है। सर्वाधिक नहीं, सर्वाधिक का अर्थ होता है सबसे अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा 20वां प्रश्न अंत होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट अच्छे अच्छे करिए, बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू।